ड्रैगन के लिए खबर बुरी है। जिनपिंग के होश उड़ने वाले हैं क्योंकि अमेरिकी गद्दी पर विराजमान नए राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कह दिया है कि गलती करोगे तो दंड के लिए तैयार रहना। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। भारत के साथ सीमा पर तनातनी अब भी बरकरार है। ऐसा लगता है कि चीन ने अब ठान लिया है कि हमें तनाव बढ़ाना ही है, कम तो किसी सूरत में नहीं करना। आज हम आपको चीन के जुल्म सितम के कुछ सबूत दिखाएंगे, बताएंगे कि उनके डिटेंशन सेंटर कैंप में असल में होता क्या क्या है। इस कैंप की हकीकत से अमेरिका भी रूबरू हो चुका है और क्या कहना है बाइडेन प्रशासन का वो भी आपको बताएंगे। समझाएंगे ये भी कि कैसे ड्रैगन उइगर मुसलमानों के खून का प्यासा हो चुका है और इसके बदले में वो कई मुल्कों को परेशान कर रहा है। जिनपिंग ने कैसे तुर्की को, श्रीलंका को अपने जाल में फंसाया है, आज उसकी भी होगी पड़ताल। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। भारत चीन सीमा पर तनाव अब भी बरकरार। चीन ने लद्दाख में तैनात किए सबसे घातक टैंक। काराकोरम पहाड़ियों पर T-99A टैंक तैनात किए गए। भारत के हथियार खरीदने से चीन को लगी थी मिर्च। चीन ने कहा हथियार खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा। तब जबकि डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, वहां पर अपनी तैनाती और बढ़ाकर गीदड़ भभकी देने की कोशिश में चीन, और उसने ये कहा कि हथियार खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने अपने एक दूसरे टैंक टाइप को यहां तैनात किया है और 2.5 महीने बाद एक बार फिर से LAC के आसपास हरकतें ज्यादा बढ़ा दी गई हैं चीन की तरफ से। रुटोग में चीनी सैनिकों के टैंक ड्रिल की। ऐसा क्यों हो रहा है कि चीन एक बार फिर से वो कर रहा है जो तनाव बढ़ाने वाला है? क्या बीच में ये लोगों का मुगालता था जो ये समझ रहे थे कि चीन की तरफ से कुछ ऐसा किया जाएगा जो सहयोगात्मक होगा, जो बातचीत में तय हुई शर्तों के मुताबिक होगा, डिसएंगेजमेंट करने की जो बातें कही गई थी उसके हिसाब से होगा? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय सोई आज हमारी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कर्नल एस डिन्नी, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक काटजू, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इलियास शराफुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि चीन एक्चुअली इस बात को और कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मार्च के बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, ठंड निकल चुकी होगी। चीन क्या तनाव को और ज्यादा बढ़ाने के मूड में है? संजय कुलकर्णी साहब, आपसे। दिनेश जी, मैं कहूंगा कि चीन जो है इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन की कथनी और करनी में अंतर है। चीन जबरदस्त हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालेगा और चीन के साथ ये जो हम लोग कह रहे हैं बातचीत से डीएस्केलेशन होगा, डिसएंगेजमेंट होगा, चीन ऐसे कुछ करने वाला नहीं है। चीन ने अपनी मनमानी ठान ली है। चीन नहीं तो करता क्यों? इस तरह जो कर रहा है, चीन हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, एशिया के अंदर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के बरखिलाफ खड़े होने की काबिलियत रखता है। आज उसने अपनी काबिलियत का दिखा भी दिया है। ये वाकई एक हिंदुस्तान ही है जो चीन के बरखिलाफ खड़ा रह सकता है। तो यही कारण है कि हिंदुस्तान के ऊपर चीन दबाव डाली जा रहा है। पर हमें कोई चिंता की बात नहीं है, हम पूरे सक्षम हैं। और चीन जितना मर्जी कर ले, चाहे वो अपने पिट्ठू पाकिस्तान के द्वारा कराने की कोशिश कर ले या खुद करने की कर ले, चीन कभी भी सफल नहीं हो सकता। इस बात का चीन को आभास है। इसलिए चीन नॉन काइनेटिक ये जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान के द्वारा काइनेटिक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, पर इसमें कोई भी चीन संभव है ही नहीं कि चीन को सफलता मिले। और खासकर पहाड़ियों में जहां पे हम लोग जो है बहुत अच्छे ऐसे टैक्टिकल पोजीशन में है कि चीन कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे चीन कितना भी दबाव डालने की कोशिश कर ले हिंदुस्तान के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल संजय सोई, आपके पास ये भी खबर आई कि बीच में भी घुसपैठ की कोशिशें अलग अलग जगहों पर चीन की तरफ से की गई हैं। उधर हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उधर तो एक गांव बसा डाला है उसने। ये एक्चुअली हम रियलाइज कर रहे हैं कि एक्सटेंट क्या होगा इस तनाव का, इस दबाव का। चीन किस हद तक जाने के लिए इस बार उसने तय कर रखा है, इसका कोई अंदाजा हमने लगाया है? नहीं दिनेश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग चीन को कवर कर रहे हैं, जबकि बहुत से ये एक बहुत लाइव प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप खुद देखें, जब से प्रॉब्लम शुरू हुई उसमें कमी कहीं नहीं हुई। कहाँ कमी हुई आप बताओ मुझे? 1 इंच भी कमी नहीं हुई कहीं पर। ना तो ट्रुप लेवल कम हुआ है, उल्टा और बढ़ा है। जैसे आप अरुणाचल की तरफ में गांव आ गए, इन्फिल्ट्रेशन कोशिश हो रही है। ये भारतीय सेना वहां पर डिप्लॉयड है, अलर्ट है,
तभी ये जो पीछे सिक्किम की तरफ जो कोशिश किया था उसको फेल किया गया। तो ये चीजें जो है कमी कहाँ है, अभी आज टैंक डिप्लॉयड किए जा रहे हैं तो कहीं भी, और ये बहुत बड़ा खतरा है। ये मैं बताऊं, भरोसा नहीं कर सकते। जब मार्च आएगा उसके बाद पूरा 6 महीने पड़े हमारे पास, 6, 7, 8 महीने, जबकि और तैयारी में कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ अच्छी बात यह है कि आज भारतीय सेना का जज्बा वहां पर है। हमने जो पहाड़ियां पकड़ी हुई हैं, हाइट पकड़ी हुई है, जैसे जनरल कुलकर्णी ने बताया कि ये भारत की सेना ने दिखा दिया है और सरकार ने भी दिखा दिया है अपना रिजॉल्व, अपना दृढ़ निश्चय कि कुछ भी करो भारत तैयार है, भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये चीज बिल्कुल साफ है। के पास मैं जाना चाहता हूं, आपने ये जो बात कही कि भारत ने अपना रिजॉल्व दिखा दिया है, लेकिन क्या चीन इसी तरीके से भारत को एंगेज रखना चाहता है? क्या वो चाहता है? क्योंकि उसने, हमने ये भी देखा है कि ताइवान के साथ उसने बहुत सारे पंगे इसलिए लिए क्योंकि कोविड के एरा में जब तमाम देशों की इकोनॉमी अपने आप को ट्रैक पर लाने में लगी हुई है, उसके देश का एक बड़ा हिस्सा, उसका पैसे का एक बड़ा हिस्सा इसी सब में खर्च हो जाए। कर्नल डिन्नी, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या चीन की? हो बिल्कुल दिनेश जी, उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो मल्टीपल लेवल्स पर चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो जब जैसे पहले भी बताया, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन मेरा जो मानना है इस चीज में कि चाइना जो है इस बार फंस गया है। वो अभी आप देखिए, जब से ये प्रॉब्लम चली है, जब शुरू हुआ है, तब उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। पहले उन्होंने पहल किया तो वो एक सरप्राइज फैक्टर था। उसके बाद भारत ने अपने आप को ऑपरेशनली, लॉजिस्टिकली स्टेबलाइज कर लिया, इंटरनेशनली स्टेबलाइज कर लिया, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिकली भी हम स्टेबलाइज हो गए हैं। तो अब चाइना को किसी तरह से इससे बाहर आना है। जैसे आपने बोला, ताइवान में एक नैरेटिव ऐसा है कि चाइना वहां पर पूरी तरह से हावी है। लेकिन यहां पर जब आता है लद्दाख में, जो इंटरनेशनली और बोथ चाहे भारत में हो, एक नैरेटिव अभी है कि चाइना को हम एक बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो इस नैरेटिव से किस तरह से बच सकते हैं, इसीलिए ये बीच बीच में जो कहानियां, जो स्टोरीज, ये फोटोग्राफ्स आते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा फोटोग्राफ चाइना के वहां से बिना कोई मतलब के नहीं आता है। तो अभी भी जो जैसे टैंक्स के आ रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए कि भाई हम पीछे नहीं है, हम भी कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि चाइना एक ऑनरेबल एग्जिट, मतलब किसी तरह से अपनी इज्जत को बचाते हुए कैसे निकले, कितने टाइम पे बाद निकले। जैसे अभी भी एक जनरल साहब ने बताया था कि मीडिया अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल उनका प्लान है कि मीडिया से दूर किसी तरह से बात चलती रहे और एक इस तरह से। तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी इज्जत के साथ वहां से हटना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि वो कमजोर आंका जाए। लेकिन अगर ऐसा है विवेक काटजू साहब, तो वो बीच बीच में घुसपैठ की अपनी कोशिशें भी जारी क्यों रखता है? देखिए, ये मामला जो है ये वास्तविक सीमा रेखा तक सीमित नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि वहां पर हमारी सेना सक्षम है और कोई भी चाल चीन की रोक सकती है। हमारी तैयारियां पूरी। लेकिन दरअसल मामला ये है कि जो हमारी चीन नीति थी, जो कि 1988 से लागू थी, उसमें अब क्या परिवर्तन करना पड़ेगा और उस परिवर्तन में करने में हमारी कितनी धनराशि लगेगी। इस वक्त जरूरतें हमारी बहुत हैं, विकास की जरूरत है। और ये हमें याद रखना है कि इस वक्त जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कर गई है 8% से, जो कि बजट में है, चीन की इकोनॉमी ही वाहिद बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की जिसने कुछ इंक्रीज दिखाई है, शायद 2% की या कुछ। तो चीन का मकसद ये है इस वक्त कि भारत को आर्थिक रूप से भी कमजोर, अपना दबदबा दिखाए और भारत को आर्थिक रूप से। ये आप ठीक कह रहे हैं काटजू साहब। पहला क्वार्टर अगर छोड़ दिया जाए कोविड के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसके बाद के हर क्वार्टर में उसने बढ़त ही दर्ज की है। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत सारी चीजें प्लान की। और कह लूं, एक शब्द मैं और कह लूं, बस एक शब्द। तो इसलिए ये मामले को खाली सैनिक रूप से सीमा रेखा, वास्तविक सीमा रेखा तक सीमित नहीं सोचना चाहिए। हमारी सोच व्यापक होनी चाहिए। हमारी सोच व्यापक होनी चाहिए। अब मैं जरा ये इलियास शराफुद्दीन साहब के पास जाने के पहले एक अहम खबर भी आपको बताता चलूं। आपने ये जो कहा कि सिर्फ LAC तक सीमित नहीं है ये लड़ाई, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत असर महसूस होगा उन आयामों में। चीन के शिनजियांग में उइगर महिलाओं पर जुल्म,
डिटेंशन सेंटर में प्री प्लान तरीके से सामूहिक दुष्कर्म की खबरें। जेल से भागी महिला ने चीन के जुल्म की पूरी दास्तान बताई। ब्लैक रूम ले जाया जाता था, कपड़े उतार दिए जाते थे, यह पीड़ित महिला ने खुद बताया है। अमेरिका पहुंची है यह पीड़ित महिला और यूएन से जांच की मांग भी की है। उसका कहना यह है कि यहां लोगों पर सिर्फ अत्याचार नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब महिलाओं का यौन शोषण भी हो रहा है, उनके साथ बलात्कार भी किया जा रहा है। इलियास सराफुद्दीन, और ये अब दुनिया के सामने जाहिर है, लेकिन कौन कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? दिनेश भाई, 2-3 बातें हम अच्छे से समझ जाएं। पहली बात तो ये कि दुश्मन को हरगिज कमजोर ना समझे। दुश्मन को कमजोर समझ के कंप्लेसेंट होके आराम से बैठ जाना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि चीन का जुल्म इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उसके बाद भी हमने फिरौन को देखा, हामान को देखा, अबू जहल को देखा, रोमन पर्शियन एम्पायर को देखा, रशियन एम्पायर को देखा, और अल्लाह के करम से पूरों से निपट के, पूरों को मट्टी चटा के हम लोग यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम भी फैल रहा है, मुसलमान भी फैल रहे हैं। अगर आज की तारीख में चीन इस्लाम से पंगा लेता है तो दूसरे जैसे एम्पायर मट्टी में मिले, इंशाअल्लाह चीन भी मट्टी में मिलेगा। इससे पहले भी औरंगजेब ने उनको हराकर तिब्बत से भगाया था। विवेक काटजू आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, इलियास सुन लें जरा। आप इलियास भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आज के दिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है OIC, जो मुसलमान ममालिकों का सबसे बड़ा समूह है, वो चीन के लिए इतनी नरमी क्यों रख रहा है? चीन मुसलमानों के साथ जुल्म ढह रहा है और उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। आप देख लें, मैं इस बात की मुखालिफत करता हूं। OIC ने कंडेम किया है और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन भी किया है चीन के खिलाफ। अगर आप रिसेंट OIC की मीटिंग देखेंगे तो आपको दोनों बातें साफ नजर आएंगी। इलियास भाई, OIC ने कोई ठोस कदम उठाया है? कोई OIC ने ठोस कदम यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन में बात जाकर कही है। अब इसके आगे अगर OIC और स्टेप लेता है तो कोई आतंकवाद का इल्जाम ना लग जाए बोलकर रुके हुआ है। हालात देख रहा है, जैसे ही हालात समझेंगे और आगे भी स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेंगे इंशाअल्लाह। OIC कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं ले रहा है। हाँ, ऐसे 1-2 रेजोल्यूशन पास करने से कुछ नहीं होता है। चीन के जू पे कान पे जू नहीं रहेंगे, उससे उनका जुल्म मुसलमानों पे खत्म नहीं होगा। आप देख, और सिर्फ इतनी बात नहीं है विवेक काटजू साहब, आपने जो कहा है उसको थोड़ा एक कदम और आगे ले जाता हूं। इन सब मुसलमान देशों की सदारत का जो दावा करता है, जो ऑटोमन एम्पायर को रिसरेक्ट करना चाह रहा है, उस टर्की का हाल क्या है जरा वो भी देखते हैं। ये अहम खबर देख लीजिए जरा। तुम मुझे उइगर मुसलमान दो और मैं तुम्हें कोरोना वैक्सीन दूंगा, ये नारा दे रहा है एक तरीके से चीन। किसे दे रहा है? रेसेप तैयब एर्दोगन को दे रहा है, टर्की को दे रहा है। वो रेसेप तैयब एर्दोगन जो असल में एक अनकहे रूप से फिलहाल खलीफा दिखाई देना चाहते हैं पूरे मुस्लिम देशों के, उनको किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है चीन, जरा देखिए। और कैसे वो ब्लैकमेल हो रहे हैं बाखुशी। वो रेसेप तैयब एर्दोगन जिन्होंने एक समय चीन के ऊपर मुसलमानों के जेनोसाइड का आरोप लगाया था, उनके मुंह पर ऐसा टेप लगाया है 2016 के बाद चीन ने कि वो बिल्कुल चू नहीं कर पा रहे हैं। और अब क्या किया जा रहा है आप जानते हैं, टर्की भी उन देशों में शुमार है जिसने कोविड का बड़ा दंश झेला है। वहां अब अगर लोगों को इम्यूनिटी हासिल करनी है तो उइगर मुसलमान जो कि 50 से 60 हजार बताए जाते हैं कि टर्की में रह रहे हैं, उनको किसी ना किसी नाम पर डिपोर्ट करना होगा। उनको किसी ना किसी नाम पर जब भेज दिया जाएगा चाइना, तब उधर से वैक्सीन आएगी। और ये अनकहे रूप से लेकिन बहुत कड़े रूप से कह दिया गया है टर्की को कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आपको उइगर मुसलमानों को हमको देना होगा। तुर्की के उइगर मुसलमानों को लौटाने के लिए कहा गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनमें किसी भी तरीके का चार्ज लगाओ, यहां किसी तरीके की गड़बड़ी फैलाने का, यहां से कोई अपराध करके गए वहां चले गए इसलिए डिपोर्ट किया जा रहा है, कुछ भी करो लेकिन उइगरों को इधर भेजो, ताकि वो जो हम ओरिएंटेशन कैंप्स हमने बनाए हुए हैं जहां पर हम कहते हैं कि हम उनको नए नए तरीके के प्रशिक्षण देते हैं, जिनसे हम न जाने कितने लाइन प्रोडक्शंस कराते हैं, उनसे बंधुआ मजदूरी की तरह, उनसे काम मजदूरों की तरह लेते हैं और उनकी महिलाओं पर यौन अत्याचार करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, वो सब हम कर पाए, ये कह रहा है चीन। और इसके बदले में हम क्या देंगे? इसके बदले में हम आपको
वो वैक्सीन देंगे जो असल में ये भी कही जा रही है कि पाकिस्तान को दी तो गई है लेकिन वहां 60 साल से ऊपर वाले जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर प्रभावी तक नहीं है। तो ऐसी वैक्सीन जिसको लेकर यह स्पष्ट है कि इसके प्रभाव के बारे में भी निश्चिंत नहीं रहा जा सकता कि यह काम करेगी या नहीं करेगी, उसको दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आप हमको उइगरों को सौंपने लगो। अब जरा इस बात को लेकर चलते हैं। अभी जो ये कहा जा रहा था कि हमने तमाम जगहों पर आवाज उठाई, हमारे ऊपर अत्याचार तो बहुत हुए लेकिन उसके बावजूद हमने बाउंस बैक किया, ये पहली बार नहीं है। जरा इस बात को फिर से समझते हैं, क्या ऐसा है या चीन के जुल्मों सितम पर चुप रहने में ही भलाई समझी जाती है? संजय कुलकर्णी साहब। दिनेश, मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से मुसलमान पूरे विश्व भर में हैं वो सब जानते हैं, ऐसे हो सकता है कि जहां पे मस्जिदों को शौचालय में बदली कर दिया जाए वहां पे मुसलमान चुप बैठ जाए? कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं मुसलमान आवाज उठा रहा है? और सही बात है, ईस्ट तुर्किस्तान जिसे सिंकियांग प्रोविंस कहते हैं हम लोग, तुर्की को इस तरीके से बातें कर रहे हैं और सारे के सारे चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मकसद खास यही है कि चीन ने सबको बिल्कुल एक वुल्फ वॉरियर। इलियास सराफुद्दीन साहब अभी भी हंस रहे हैं कुलकर्णी साहब, लेकिन मैं इनको एक और बात बताते हुए उनके पास सवाल लेकर जाता हूं कि इन बेचारे उइगरों को वहां से भागकर यूरोपियन कंट्रीज में जाना पड़ रहा है, कोई जर्मनी में जा रहा है, कहीं दूसरी जगह जाकर पनाह लेनी पड़ रही है, जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां उनको पनाह मिल रही है। लेकिन अगर उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि टर्की उनको सुरक्षित रखेगा या दूसरे मुसलमान मुल्क आकर उनकी रहनुमाई करेंगे या उनको आश्रय देंगे, तो ऐसा उनके साथ हो नहीं पा रहा। दिनेश, पाकिस्तान पिट्ठू बन के बैठा है, जहां पे पाकिस्तान सब जगह आतंकवाद फैला रहा है। कुलकर्णी साहब सॉरी, ये इलियास साहब से सवाल था, उनका जवाब ले लें। तुर्की का जो स्टेप रहा है गैर मुस्लिम्स को वापस भेजने का, उसको सऊदी अरब और यूएई दोनों ने कंडेम किया है और ये कहा है कि वो गैर मुसलमानों को सीरिया के मुसलमानों की तरह सऊदी भेज दे। जैसा कि बर्मा के मुसलमान सऊदी अरब में मक्का के बाजू कवाली में है 4 मिलियन, वैसे ही सीरिया के 2 मिलियन है, वैसे ही ये गैर को भी रख लेगा सऊदी अरब। लेकिन आवाज नहीं उठा रहा, जो बोल रही है बात गलत है। सऊदी अरब रूल्स और रेगुलेशंस के तहत काम करना चाहता है, ओआईसी रूल्स रेगुलेशंस के तहत काम करना चाहता है और यूनाइटेड नेशंस के अंडर में काम करना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाएंगे, लेकिन हर चीज का एक तरीकेकार होता है। अगर एक साथ जंग लड़ने की बात शुरू कर दी जाए तो फिर दुनिया में अनार्की फैल जाएगी। अभी अभी नाटो और अमेरिका माफी मांग के गए हैं अफगानिस्तान से, अब चाइना की भी बारी आएगी। इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह जो जो जुल्म करा है सब याद रखा जाएगा और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा इंशाल्लाह। ये समझदारी केवल चीन के मामले में ही क्यों दिखाई देती है? इतनी समझदारी और इतने ठंडे दिमाग के साथ चीजों को देख पाना, ये जरा मेरे समझ में नहीं आता। काटजू साहब इस पर कुछ कह रहे थे, मैं संजय सोई साहब आपके पास आता हूं, लेकिन काटजू साहब फौरन आपका वो रिएक्शन जो आप बीच में देना चाह रहे थे, प्लीज जल्दी से। पाकिस्तान एक किस्म से वाहिद इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो अपने आप को इस्लामी देशों का एक मुखिया समझता है कि बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट देश है। उसने कभी भी आवाज उठाई है, चूं भी किया है चीन के खिलाफ, और चीन से कोई भी सवाल पूछा है वीगुर मुसलमानों की तरफ से। यहाँ ये तो मुझे लगता है कि काटजू साहब, इलियास सराफुद्दीन हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनसे ये पूछना जायज नहीं होगा, ये उनसे पूछना जायज नहीं होगा, लेकिन आप ये जायज कह रहे हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान ने भी इस मामले में जब सवाल पूछा गया तो इमरान खान ने कहा देखिए मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। कर्नल एस जिन्नी, मैं आपके पास आऊंगा संजय सोई के फौरन बाद। संजय सोई साहब, ये पिक एंड चूज, ये सूटेबिलिटी की बातें, ये माथा देखकर टीका लगाना, ये धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को कमजोर करेगा जहां उम्मा की बात की जाती है। नहीं, बिल्कुल दिनेश, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक तो बात है कि चीन का ह्यूमन राइट वायलेशन, चाहे यहाँ पर आप मजहब भी ना लें, किसी भी मजहब के लिए कोई भी वहां पर आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। और खास तौर से जब उन्हें उइगर मुसलमानों से इतना खतरा हो रहा है तो उनको दबाने के लिए आप इमेजिन करें कि टर्की तक के मुसलमानों को वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो अपनी पैसे की ताकत से, चीन ने पाकिस्तान को तो अपना एक स्टेट बना लिया है, प्रदेश बन गया है, पाकिस्तान को आवाज उठाने की बात ही नहीं कर सकता कि क्या है चीन ने क्या किया, क्या उसका जुल्म कर रहा है, क्या अपने ही मजहब वालों के खिलाफ किस प्रकार से अलग अलग किस्म के भयंकर जुल्म हो रहे हैं।
उसके लिए पाकिस्तान क्या बात करेगा? जो उसके हाथ बिक चुका है, चीन के हाथ पाकिस्तान का एक तरह से अपना जमीर बेच चुके हैं, ये मैं कहना चाहूंगा दिनेश। लेकिन सवाल यह है कि इसमें सिर्फ खाना पूर्ति क्यों दिखाई दे रही है? वो यूनाइटेड नेशंस हो, अमेरिका हो, सिर्फ आलोचना, मजम्मत, इसके आगे क्या होना चाहिए ये भी जरा हम समझेंगे। लेकिन उइगर महिलाओं पर जुल्म से अमेरिका चिंतित है। मुस्लिम महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है। इस तरह की घटनाएं हैरान करने वाली हैं और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय जांच हो, तत्काल अनुमति दी जाए चीन की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बात को दोहराया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने गंभीर परिणाम की बात भी की है। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बन रहे थे, चीन ने खुशियां मनाई थी, आतिशबाजी छोड़ी गई थी वहां कि चलो ट्रंप गए। बाइडेन ने भी ये बात दोहराई है। चीन को ये लगता है कि ये बात सिर्फ कहने के लिए कही जा रही है या बाइडेन गंभीर है? नतीजे वाकई इसके गंभीर हो सकते हैं। डिन्नी साहब। बिल्कुल दिनेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाइडेन अभी आए हैं वो भी तकरीबन वही एक रवैया चीन के साथ लेंगे, बिकॉज जो पब्लिक ओपिनियन है यूएस में, चाहे वो बाहर के देश में हो, उनके अगेंस्ट है। तो वो पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। और जैसे उन्होंने अभी अपना बयान भी दिया कि चाइना जो अपना यूएस के जो इंटरेस्ट के आगे और कुछ नहीं करेंगे करके। मेरा एक चीज और इसमें जो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो उइगर मुस्लिम्स के बारे में जो चल रहा है, उसमें एक चीज हमें समझना चाहिए दिनेश जी, दैट इंटरनल स्टेबिलिटी, जो चाइना का इंटरनल स्टेबिलिटी है, वो उनके कोर इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा आगे आता है। उनकी एक वल्नरेबिलिटी वो खुद मानते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि उनकी जितनी बजट भी है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी पैसे वो अलग से रखे क्योंकि उनको डर है कि कहीं इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। तो इसी तरह से पीपल्स आर्म्स पुलिस जो है, पहले वो स्टेट और सीएमसी दोनों के कंट्रोल में रहता है, अब वो सिर्फ सीधा सीएमसी के अंडर में है, यानी शी जिनपिंग के अंडर में है। और जो चीज उन्होंने तिब्बतियों के साथ में किया था, वही चीज अभी वो इन मुस्लिम्स के साथ कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये पड़ रहा है कि तिब्बत में बोलने वाले कोई नहीं थे, लेकिन मुस्लिम इतने पूरे देश में है, तो मुझे उनको डर है कि मुस्लिम्स का अगर एक मान लीजिए यहाँ पर एक इंसर्जेंसी टाइप होना शुरू हो जाए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनको हो सकता है। तो इसीलिए वो बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल फिलॉसफी है कि ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी, वही बात। लेकिन जब ये कहा जा रहा है, उनको बांस समझा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बांसुरी की तरह हटा दिए जाएंगे यहाँ से, तो कौन आवाज उठाएगा? या सिर्फ ये कहा जाएगा कि इसके नतीजे गंभीर होंगे और ये एक रेटरिक बनकर रह जाएगा? ये भी मैं समझना चाहता हूं। लेकिन एक अहम बात ये भी बता दूं, जिसकी तरफ अभी आ रहा हूं काटजू साहब, इसके फौरन बाद आ रहा हूं। कर्नल एस डिन्नी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। अमेरिका ने कह दिया है हमारे इंटरेस्ट में अगर होगा तो हम बीजिंग के साथ मिलकर काम भी करेंगे। लेकिन अब यह समझ लेना चाहिए कि अगर वो अर्थ सत्ता का दुरुपयोग करेगा, अगर वो कॉपीराइट्स का उल्लंघन करेगा, अगर वो मानवाधिकार का उल्लंघन करेगा, तो और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बाइडेन से क्या उम्मीदें थी शी जिनपिंग को, और जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, या फिर शी जिनपिंग को यह मालूम है कि ये सिर्फ कहने तक सीमित रहेगा, करने तक नहीं? इस पर भी अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन शी जिनपिंग ने तब बड़ी खुशियां मनाई थी जब जो बाइडेन कुर्सी पर आए। जो बाइडेन के बारे में यह कहा जा रहा था कि वहां पर इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं। अब अगर वो कुर्सी में बैठ गए हैं तो वही लाइन टो करेंगे जो अमेरिका चीन को लेकर टो करता रहा है। अब एक बात कही गई है, उसमें कितना सॉफ्ट या कितना हार्ड है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया है कि चीन की सरकार को अमेरिका कड़ा संदेश देता है कि अगर वो खास तरीकों में अपने आप को सुधारेगा नहीं तो आने वाले दिनों में उसको तैयार रहना चाहिए। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका तैयार है। बाइडेन ने कहा है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यह भी कहा है कि चीन के आर्थिक शोषण से निपटना अमेरिका की प्राथमिकताओं में से एक है। यह भी कहा है कि आर्थिक शोषण से अमेरिकी नौकरियां, कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, लिहाजा इसका सामना किया जाएगा। मानवाधिकारों, बौद्धिक संपदा, वैश्विक शासन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से वो वर्ल्ड गवर्नेंस में अपने आप को असर्ट कर रहा है, चीन के हमले को कम करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हित की बात आती है तो साथ काम भी करेंगे, हित की बात आती है तो साथ काम भी करेंगे। और इधर तमाम तरह की वो बातें जो अभी यहां पर कही गई, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए? क्या इसमें यह समझा जाना चाहिए कि हित की बात आएगी तो साथ काम भी करेंगे? लोगों ने यह भी कहा था कि हंटर बाइडेन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना में। क्या उन बातों के बरक्स इस स्टेटमेंट को देखा जाना चाहिए, या दंड की बातें हो रही हैं और दंड के लिए अब चाइना को तैयार होना होगा? काटजू साहब। देखिए, दो चीजें। ट्रंप की पॉलिसी थी कि पूर्ण रूप से चीन का खंडन करो और विरोध करो। बाइडेन चाहते हैं कि जिन एरियाज में चीन के साथ सहयोग हो सके वहां सहयोग करो। और जब कोई भी देश इस तरह की नीति अपनाता है
तो उस सहयोग की लालच जो होती है वो विरोध पर हावी होने लगती है। और इसलिए इस वक्त ये कहना, चाहे वो कुछ भी बयानबाजी करें, ये कहना कि बाइडेन की दरअसल जमीन पर क्या नीति होगी चीन के खिलाफ, ये इस वक्त जरा मुश्किल है, उस पे प्रश्न चिन्ह है। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने, जो पहली बात हो रही थी, मुझे इजाजत दे दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस पे एक चीज मुझे जस्ट अब आधा सेकंड लगेगा वो कहने की इजाजत दें। प्लीज 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 गो अहेड सर। मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त अल जजीरा की एक रिपोर्ट मार्च 2019 की, उसमें यह लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ने दीजिए। इन मार्च 2019 the OIC said, quote, it commends the efforts of the People's Republic of China in providing care to its Muslim citizens after a delegation visited. कि आप देखिए दो साल पहले OIC उसकी खिलाफ नहीं कर रहा था, चीन की तारीफ कर रहा था कि वो अपने मुसलमान नागरिकों की किस तरह से देखभाल कर रहा है। तो इस पर इलियास शराफुद्दीन आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? काटजू साहब सुनिए। मैं पढ़ रहा हूँ अल जजीरा की रिपोर्ट मेरे सामने। आधा सेकंड हो गया, अब आप सुनिए। I want to convey that China was doing certain good things within the Beijing periphery and OIC have appreciated that. लेकिन चाइना जो जिंगजांग में किया है वह मुसलमानों के साथ OIC मुसलसल कंडम करता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को भी अप्रोच हो चुका है। अब OIC को कंडम करने के लिए अगर हम बैठेंगे तो OIC ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर कश्मीर से लेकर उमर तक हर जगह बात उठाता है। वैसे ऐसी कौन सी बातें हुई हैं बीजिंग की पेरीफेरी में इलियास शराफुद्दीन जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए? मुसलमानों को लेकर चीन ने ऐसा क्या किया है जिसकी प्रशंसा OIC की तरफ से होनी चाहिए? इलियास शराफुद्दीन एक आध नजीरें दे, जरा समझने में आसानी होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि बीजिंग के अंदर कुरान प्रिंटिंग प्रेस को अब्दुर्रहमान सुदैस काबे के इमाम ने जाकर इनॉग्रेट किया था। जब अप्रिसिएशन करना जरूरी था, क्योंकि जो काम अच्छा हुआ अप्रिशिएट करेंगे, जो गलत हुआ उसके खिलाफ बराबर आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो जो रशिया का हाल करे, चाइना का उससे बदतर हाल करेंगे और ये मुसलमान ही कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हम सुन रहे हैं जो बातें इसमें संजय कुलकर्णी जी, ये नजर आ रहा है क्या माइट इज राइट? दिनेश जी, शराफुद्दीन साहब को थोड़ी इजाज़त है जो वो कह रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो लेकिन जिस तरीके से, जिस मकसद से और जिस लय से वो चीन और रूस की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि पुतिन ने क्या कहा है मुसलमानों को। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि अगर रूस में रहना है तो रूस बन के रहना है, अगर आप मुसलमान बन के रहना चाहते हैं तो बाहर निकल जाइए। जिस तरीके से चीन भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो खुद जानते हैं कि आप मोहम्मद जैसे नाम, जो बड़ा नाम, उसको रखने में वो मना करते हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से सारे मुसलमान जो हैं, जब चीन की बारी आती है बिल्कुल चुप्पी थमे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक मुसलमान खुद आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है चीन ने इन सब को खरीद के रखा हुआ है, यही कारण है चुप्पी सा हर वक्त ये कहना कि OIC कहेगा हम देश का मुसलमान। तो संजय कुलकर्णी जी, आप बेहतर जानते हैं, जब आप फोर्सेस के ऑफिसर हैं, आप जानते हैं कि हमारे देश का हर एक जवान अगर जरूरत है तो चाइना पर बंदूक लेकर खड़ा हुआ है जवाब देने के लिए। लेकिन वो तमाम मुल्क जो ये रहनुमाई की, झंडा बरदारी की बात करते रहते हैं, वो कहाँ बिल में दुबके हुए हैं? उनके मुद्दे कहाँ चले गए? सवाल तो ये है। और अब देखिए ना, चीन का कब्जा करने का मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, किस तरीके से अपने यहाँ पर वो जुल्म ढा रहा है, किस तरीके से दूसरों की जगह एनक्रोच कर रहा है और कैसे धमका रहा है उस मुल्क को जो भारत के निकट समझा जाता है और भारत हमेशा उसके हितों का ख्याल रखता रहा है। वो मुल्क कौन सा है आपको मालूम है? श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत को एक रणनीतिक झटका दिया है और झटका उसने क्या दिया है? चीन के दबाव में वो कठपुतली की तरह काम कर रहा है। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पर जो भारत का ठेका है उसको रद्द कर दिया गया है। भारत, श्रीलंका और जापान का साझा समझौता था ये। श्रीलंका ने कहा है कि टर्मिनल का विकास वो अकेले करेगा। उसका कहना यह है कि हमारे यहाँ जो मजदूर संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, महिंदा राजापक्षे का कहना है, इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है ये समझते हैं, कैसे श्रीलंका भी धीरे धीरे वो जुबान बोलने लगा है जो चीन उससे बुलवा रहा है, लेकिन पहले उसने हमबन तोता गंवाया है। और आने वाले दिनों में अब ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, यहां पर भारत, जापान और श्रीलंका का 51% स्टेक था,
भारत और जापान 49% में काम करने वाले थे। लेकिन ये बहाना करके कि हमारे यहाँ जो श्रमिक संगठन है, और इन श्रमिक संगठनों में ज्यादातर वो लोग हैं जो महिंदा राजापक्षे के इन्फ्लुएंस वाले माने जाते हैं, और खुद महिंदा राजापक्षे ये कहा जाता है कि चीन को अपने काफी करीब मानते हैं। उन्होंने क्या किया है, ये देखिए, भारत का ज्यादातर सामुद्रिक व्यापार और वैसे भी भारत का पड़ोसी होने के नाते और समुद्र की सुरक्षा के लिहाज से, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिहाज से भारत श्रीलंका को बहुत अहमियत देता है। इतनी अहमियत कि कोविड के समय न सिर्फ वो कर्ज जो भारत ने दिया था, जब कंसिडरेशन की बात कही गई श्रीलंका की तरफ से, तो हिंदुस्तान ने उसे स्वीकारा। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को उस समय दवाई की जो इमदाद थी वो भी भेजी, और अभी वहां पर वैक्सीन की डोसेज मुफ्त भेजी जा रही है, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन हो सकता, ना ही बहुत ज्यादा इंपोर्ट अफोर्ड कर सकता है श्रीलंका। लेकिन उसके बावजूद अपने मित्र देश के साथ क्या कर रहा है, वहां का जो रूलिंग कोएलिशन है, भारत का जो ठेका था वहां पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने का, उसको कैंसिल कर दिया गया। श्रीलंका की नई राजापक्षे सरकार की चीन के साथ कुर्बत मानी जाती है, और उसी के तहत चीन के इशारे में यह किया जा रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो डेवलप किया जाएगा जापान और भारत के साथ पीपीपी मॉडल में, लेकिन इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को फिलहाल रद्द किया जा रहा है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई है और यह कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को किस बिनाह पर रद्द किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले से ही ग्राउंड तैयार कर लिया है कि हमारे यहां इसको लेकर इतना रिवोल्ट है, इतना विरोध है कि हम इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि जिस डेट ट्रैप की बात करते हैं हम, जिस तरीके से दूसरे मुल्कों पर काबिज होकर असल में हिंदुस्तान को घेरने की रणनीति के तहत उसके सारे पड़ोसी मुल्कों पर किसी न किसी तरीके से काबिज होने की जो चीन की मंशा है, क्या उसी के तहत यह किया जा रहा है, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हो भी गया है क्या? कुलकर्णी साहब, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि ये होते तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं और ये आशंका हमको बहुत पहले से है, लेकिन हम इसको कितना चेक कर पाए, हम इसको कितना रोक पाए? हमने सदाशयता भी दिखाई, और वो सदाशयता दिखाई नहीं, हमारा वो तरीका है, हम सिर्फ उसके साथ नहीं कर रहे, बाकी जगहों पर भी वैक्सीन की डोसेज भेज रहे हैं, लेकिन इसको खातिर में कौन लाएगा? इसमें कोई शक नहीं दिनेश की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो हम बात करते हैं, इसमें चीन काफी हद तक कामयाब हो गया है। जिस तरीके से उसका दबदबा जो है, श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, धीरे धीरे पाकिस्तान तो उसका पिट्ठू ही है, अफगानिस्तान हो, आप मालदीव देख लीजिए, सब जगह इसका चीन ने एज अ वुल्फ वॉरियर क्या करता है, कर्ज देता है, उसके बाद पूरे देश को खरीदने की कोशिश करता है। तो ये जो कार्रवाई चीन कर रहा है धीरे धीरे धीरे, इसमें कोई शक नहीं कि चीन का दबदबा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती और शायद वो आप लोग समझा पाएंगे, संजय सोई साहब, कि वाई कंट्रीज लाइक श्रीलंका आर एंजॉयिंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। हम भी उनके साथ सब अच्छा कर रहे हैं, उनको जो मदद दे सकते हैं दे रहे हैं, उधर चाइना भी उसके लिए जो, हालांकि वो कब्जा करने की नीयत से कर रहा है, लेकिन वो भी कर रहा है, और उनके दोनों हाथों में लड्डू। उनके साथ तय हो जाए कि अगर आप इसी तरीके से बर्ताव करेंगे तो इसके बाद हम आपके साथ मित्रता कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप दिनेश, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल है सवाल, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है हमारे साथ, एक लोकेशन भी उसकी ऐसी है कि भारत दोनों देशों के हित में है कि अगर हम दोस्ती का कदम बना के रखें। लेकिन क्या हो गया कि चाइना ने, जैसे कि आप बता रहे थे, खुद बता रहे थे दिनेश जी, कि लोन ट्रैप मेंटेलिटी, लोन ट्रैप में फंसा के, जैसे पुराने जमाने में महाजन होते थे कि उधार दे के उसका किसान को कब्जा कर लिया, उसकी जमीन ले ली, उसकी गाय भैंस ले ली, तो वो आज चीन उसको कर रहा है और उनकी पॉलिसीज को गवर्न कर रहा है। हालांकि श्रीलंका ये जानता है कि लंबे समय में भारत ही उसके काम आएगा, और भारत से दोस्ती के बिना वो नहीं सस्टेन कर सकता है लंबे समय तक। दिनेश जी, अब डिन्नी साहब, तो इसमें हम क्या करें? हम इसी तरीके से उनको मदद देते रहें और वो चीन की ट्यून पे नाचते रहें, या फिर हमको इसमें तय करना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरे क्या तरीके हैं? दिनेश जी, मैं ये मानता हूं कि जो हमारा जो रवैया है जो हेल्प करने की, उसी में कंटिन्यू करना चाहिए। उसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। आप देख लीजिए, मालदीव जो था, मालदीव पूरी तरीके से चाइना के अंडर कंट्रोल में था, जबकि जो हमने जो हेलीकॉप्टर्स दिए वो तक वापस करने के लिए बात हुई। मुझे याद है केरला से जो टीचर्स गए थे उनको भी वापस भेजने की बात हो रही थी। लेकिन आज देखिए मालदीव कैसा है, मालदीव का जो एक सरकार बदली, तो हमने उस टाइम पे भी कंटिन्यूस रखा, अपना जो गुडविल है वो कंटिन्यूस करते रहे। और मुझे ये मालूम है कि एक जो इकोनॉमी है, एक इकोनॉमिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन एक जो एक गुडविल होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और आज के तारीख में मेरे ख्याल से श्रीलंका जो है वो रियल पॉलिटिक्स कर रहा है, मतलब अपना इंटरेस्ट देख रहा है। और यहां पर एक चीज और आप देखिएगा,
जिस आ रहा हूं कोविड के इलियास, मैं बाद आपका इशारा देख रहा हूं, आता हूं आपके पास। काटजू साहब के फौरन बाद आपके पास आऊंगा। 75 कंपनीज जो चाइना से बाहर गए हैं, उसमें 10% भारत में आया है, 33% वियतनाम में गए हैं। तो चाइना भी अपना इंटरेस्ट करने के लिए उसका एक बदला सॉर्ट ऑफ अ थिंग वो करेगा। अपना जो श्रीलंका में जो जिस तरह से जापान के साथ हमारा एक होना था, तो उसने अपना भी उसने जो अपना जो मतलब ये हम इस पे भरोसा करें कि और आखिरकार नेकी जीत गई, ये जो हम कहानी में पढ़ते हैं वो यहां पर भी लागू है। हमको अपनी नेकी करते रहना चाहिए, बेशक उसको श्रीलंका दरिया में डालता रहे। विवेक काटजू। नहीं, देखिए, ये खेल बहुत लंबा खेल होता है। एक तरफ हम श्रीलंका से ये नहीं कह सकते कि अपने विकास के लिए चीन से मदद नहीं लो, चीन से कोई रिश्ते नहीं रखो। दूसरी तरफ हमें अपने सामरिक हित भी देखने होते हैं। मेरा मानना ये है कि अपने सब पड़ोसी देशों से ये कहना चाहिए और ये साफ कर देना चाहिए कि आप जो सहयोग करना चाहें करें, लेकिन एक कुछ लाल रेखाएं हैं और उन लाल रेखाओं का उल्लंघन हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करें। और फिर जो भी हमें अपने हितों की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन काटजू साहब, ये डिप्लोमेसी का ही तकाजा हम पढ़ते आए हैं कि जब आप लाल रेखाएं खींच देते हैं तो फिर आपको प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन पर बड़ा जोर देना पड़ता है, वहां एनर्जी खर्च होने लगती है। आप मेरी बात तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि कई तरीके होते हैं लाल रेखाओं को खींचने के और फिर उन लाल रेखाओं पर कायम रहने। प्रत्यक्ष रूप से ये चीजें नहीं करी जाती, ये ज्यादा खेल जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये सफल वही सरकार सफल होती है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से ये खेल खेलती है और उस खेल में सफल होती है। और ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब हम सफल हुए हैं अपने पड़ोसियों के साथ। काटजू साहब कह रहे हैं कि हमको लाल रेखाएं खींचनी होंगी, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, और ये डिप्लोमेसी का तकाजा यही कहता है। लेकिन चीन के कोरोना वैक्सीन को उधर उसकी पोल खुलती जा रही है। चीन के यार पाकिस्तान ने ही पर्दाफाश किया है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों पर यह वैक्सीन बेअसर है। चीन ने पाकिस्तान को 5 लाख वैक्सीन डोसेज दी हैं। पाकिस्तान को भारत भी करीब 1.25 करोड़ टीके दे रहा है। जून तक ये 1.25 करोड़ की डोज भारत की तरफ से दी जाएगी बगैर किसी पैसे के। और उधर तो चीन जो है वो मदद के नाम पर जो दे रहा है वो प्रभावी नहीं है और उसको ये कहा गया है आप अपना जहाज लेके आओ तब ये खैरात आपको मिलेगी। खैर, इस सब के बीच इलियास सराफुद्दीन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत खुद से सक्षम बने, तैयारी करे और अमेरिका हो या दूसरे यूरोपियन नेशन हो उन पर ज्यादा भरोसा ना करे। वो अपना फायदा देखेंगे। हमको रेहाना से लड़ना नहीं है, चाइना से लड़ना है, उस पर ज्यादा ध्यान दे, वरना कल को श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, अब भूटान भी हाथ से निकल रहा है और हमारे लिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। भारत खुद सक्षम बने, यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ। तो आपको क्या लगता है सूरत हाल किसी जमाने में बहुत बेहतर थे, आज बिगड़ गए हैं, या हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं और आगे जाना है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सूरत हाल पहले चाइना पर हम भरोसा करके तकलीफ उठा चुके हैं, अमेरिका पे भी ज्यादा डिपेंडेंसी करके बाद वक्त तकलीफी मिली है। डिपेंड ना रहे, हम और आगे बढ़े, अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी और अपने मिलिट्री लेवल को स्ट्रॉन्ग करें, खुद से वेपन्स प्रोड्यूस करें और तेजी के साथ चाइना के टक्कर पर ठहरने के लिए आगे बढ़े। चलिए, ठीक है। आपने ये जो कहा है ये जो बाइडेन भी सुने, उन पर भी अमल करने के लिए वैसे का वैसा ही लागू है। लेकिन कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। इलियास सराफुद्दीन के लिए कहां पर बन रही है आंगन कुटी, देखेंगे हम। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी। आज के लिए इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।